चले जी आज प्राइमरी फंक्शंस का लास्ट फंक्शन जो है दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो है ये ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसके बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इम्पॉसिबल होती है ऑलमोस्ट। या इम्पोर्टर जो है वो पागल हो जाएगा या एक्सपोर्टर पागल हो जाएगा। चीजें बेच के भी आपके पास जब पैसे ना आए, क्रेडिट बढ़ता जाए तो फिर आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के फ्लॉप होने की एक बहुत बड़ी वजह ये होता है कि क्रेडिट बहुत है। हमारी मार्केट चलती ही क्रेडिट के ऊपर है। आप कोई प्रोडक्ट बना ले, बहुत अच्छी भी बना ले, तो अगर आपका अपना पॉइंट ऑफ सेल नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। आप में से कोई भी अगर कोई बिजनेस करता है, कोई सप्लाई देता है या नहीं देता, या कुछ किसी का पॉइंट ऑफ सेल यानी शॉप है, कोई पीओएस कहते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि कोई प्रोडक्ट आती है तो आप कहते हैं जी माल रख जाओ, बिकेगा तो पैसे ले जाना। दिस इज द कल्चर ऑफ मार्केट इन लाहौर एंड मोर स्पेसिफिकली इन पंजाब ऑल्सो। तो आप लेट सपोज एक आइटम बनाते हैं जिसकी कॉस्ट 100 रुपए है और आप कम से कम 4 आइटम्स एक दुकान के ऊपर रखते हैं, तो एक दुकान के ऊपर आपका 400 रुपए का क्रेडिट। और वो आइटम रनिंग आइटम नहीं है, हफ्ते में भी बिक सकती है, एक दिन में भी बिक सकती है, ठीक है। तो आप एक एरिया को ही टारगेट कर ले, उसमें 100 दुकानों को अगर आप टारगेट कर ले, मतलब आप पूरे लाहौर तो छोड़ दें, एक यूनियन काउंसिल में आ रहे हैं तो 100 दुकानें एक यूनियन काउंसिल के अंदर ही निकल आएंगी। तो आपको हर दुकान पे 400 का क्रेडिट देना पड़ा और 100 दुकानों के ऊपर 400 के हिसाब से तकरीबन 40,000 रुपए का क्रेडिट आपका खाली, यानी कारोबार किया ही नहीं तो पहले ही 40,000 रुपए आपका नीचे लग गया। और है क्या, अगले दिन जब आप पुराना माल देके जाएंगे, यानी नया माल देके जाएंगे, तो पुराने माल की पेमेंट होगी, तो वो जो आपने 40,000 रुपये मार्केट में फेंक दिया वो सारी जिंदगी रिकवर नहीं होगा। क्यों? आप उससे अगर कहेंगे ना कि जी मैं तेरे माल नहीं दे रहेगा, तो जो पिछली सेल हुई है उसके पैसे दे दे, वो कहता है अच्छा आज दूंगा कल दूंगा। इन शॉर्ट जो पहली सप्लाई होती है वो कभी रिकवर नहीं होती। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी मार्केट के अंदर आप बढ़ाई जाते हैं बिजनेस को इसी चक्कर में कि शायद कैश रिकवरी हो, और एक वो कैसा आता है कि आपका माल इतना नीचे लग चुका होता है कि आपके पास अपनी बिजनेस के फिक्स एक्सपेंसेस को भी पूरा करने के पैसे नहीं रह जाते और इवेंचुअली जो है वो आप गिर जाते हैं। इसीलिए अगर आप बहुत सारी बड़ी कंपनीज के सेटअप्स को देखें तो उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सारा क्रेडिट वो बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। वो कैश उन्होंने उठाना है कंपनी से, पेमेंट दे के उठाना है कंपनी से, और आगे जो होलसेलर्स को रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर ने देना है वो अपनी और रिटेलर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, और रिटेलर और होलसेलर ने उठाना है क्रेडिट पे। तो इनफैक्ट होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो क्रेडिट जो है, उधार जो है वो कंपनीज का नहीं लगता, बल्कि कंपनी के पैसे नहीं नीचे लगते बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लगते हैं। तो कंपनीज कहती है कि किसी को 10% 20% का मार्जिन देके हम अपने आप को अगर फ्रेश रखते हैं तो हमें क्या जरूरत है इतनी बड़ी सेटअप के अंदर जो है वो अपनी चीजों को फैलाएं और फंसाएं अपना इतना ज्यादा पैसा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और यहाँ आपने देखा वो कंपनी सक्सेसफुल है जिनका अपना पॉइंट ऑफ सेल है, जो खुद सेल करती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये जो हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड खासकर लेडीज के जो ब्रांड्स है वो फ्रेंचाइज नहीं देते किसी को भी। जितनी भी आपके पास ब्रांड्स हैं, मेजोरिटी ऑफ देम वो कोई भी फ्रेंचाइज नहीं देते। वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, पीछे कपड़ा बनवाने से लेके स्टिच करके सेल करने तक वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, ताकि किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो। ऑल्दो ये बड़े सब्जेक्ट्स के अंदर जाके केस स्टडीज के ऊपर हम डिस्कशन देंगे, देखेंगे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन अच्छी होती है नहीं। तो वापस आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप क्रेडिट की वजह से अपना बना बनाया कारोबार, प्रॉफिट मेकिंग कारोबार को नुकसान में लेके जा सकते हैं। उसका बेनिफिट जो है, उसका हल क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है क्या? इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा ट्रेड को समझना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सबसे बड़ा मसला है पेमेंट होता है, वो अनसर्टेनिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है। अब अनसर्टेनिटी है क्या? अनसर्टेनिटी ये है, आप चाइना से कोई माल मंगवाते हैं, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है अगर आपके हिसाब से देखा जाए, इंपोर्टर के हिसाब से, तो हो सकता है कि वो माल वो ना आए जो कि आपने देखा था आपको सामने, क्योंकि आप हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे कंटेनर बैठ के तो नहीं ना फिल करवा सकते, आप बाय डिस्क्रिप्शन ही परचेज करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब सैंपल देके आप ऑर्डर दे देते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है आपने पैसे दे दिए और आपकी जो पेमेंट आई, आपका जो डिलीवरी आई है प्रोडक्ट्स की, वो ठीक नहीं आई, वो गलत आए हैं। तो आप कहाँ पे जाके केस करेंगे? माल आया चाइना से, आप बैठे हैं पाकिस्तान में, पेमेंट पाकिस्तान से हुई है, रिसीव चाइना में। ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई अदालत ऐसी नहीं है जिसका रूल दोनों कंट्रीज के ऊपर अप्लाई हो, तो डिस्प्यूट आ सकता है, नुकसान आपका हो सकता है। अगर मैं एक्सपोर्टर के हिसाब से बात करूँ तो चाइना के अंदर बैठा है जिससे माल मंगवाया गया, मैं कहता हूँ यार माल भिजवा देता हूँ, हो सकता है मुझे पैसे ही ना दे।
तो मेरा माल तो पहुंच गया वहां पे, कराची पोर्ट पे चला गया, मैं वापस मंगाऊं तो शायद उसके पैसे ज्यादा है तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो फिर हम एक दरमियान में गारंटर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन्स को इन्वॉल्व करते हैं जिसको अपनी रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। वो पैसे के ऊपर तो शायद कंप्रोमाइज कर लेंगे, रेपुटेशन पे नहीं करते। तो इस प्रोसेस के अंदर जिस पर्सन को हम इन्वॉल्व करते हैं वो पर्सन बैंक होता है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार आप लेट सपोज मैं पाकिस्तान में हूँ और आप सब लोग जो है वो चाइना में बैठे हुए हैं, आप एक्सपोर्टर्स हैं और मैं इम्पोर्टर हूँ। मैं पाकिस्तान से कोई चीज पाकिस्तान में कोई चीज मंगवाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ मुझे क्या श्योरिटी है कि वो चीजें वही होंगी जो मैं देख रहा हूँ। तो आगे से आप कहते हैं जी मुझे क्या श्योरिटी है कि आप मुझे पैसे देंगे। अगर वो कहता आप मैं कहता हूँ मैं तो एडवांस पैसे नहीं दूंगा, तो आप कहते मैं भी फिर चीजें नहीं भेजूंगा। मुझे भी जरूरत है खरीदने के लिए, आपको भी जरूरत है बेचने के लिए। इवेंचुअली क्या होता है, हम कहते हैं यार दरमियान में किसी को इन्वॉल्व करता है। कहते हैं किसको इन्वॉल्व करना, कहते हैं जी बैंक को इन्वॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा नीचे एक टॉपिक ही है, लेट्स गो टू, बेहतर हो गया हम उसी को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। कहाँ चला गया, यहाँ पे functions में mention था, सुबह मैंने देखा था ये, ठीक है। इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिस्काउंटिंग के साथ मिलकर, ठीक है। चलो ये दोनों एक ही स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो होता क्या है, मैं कहता हूँ मुझे माल ठीक भेजोगे, वो कहता है मुझे आप गारंटी दो, आप पैसे ठीक दोगे, दो नंबर ही नहीं करो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, दरमियान में फिर इन्वॉल्व कर लेते हैं। किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, मैं कहता हूँ मेरी तरफ से HBL, वो कहता है मेरी तरफ से मेरा चाइना का शी शाह शू जो भी बैंक है वो वाला, ठीक है। तो चाइना का एक बैंक, लेट्स सपोज हम उसको बैंक ऑफ चाइना का नाम दे देते हैं। बैंक ऑफ चाइना जो है वो एक्सपोर्टर की तरफ से भी हाफ में बात कर रहा है, और बैंक हबीब बैंक जो मेरी तरफ से है। मैं हबीब बैंक से कहता हूँ यार मैंने चीज मंगवानी है, इतने की है, आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे देंगे जरा उस एक्सपोर्टर के बैंक को। हबीब बैंक कहता है ठीक है, आप कितने की गारंटी देनी है। मैं कहता हूँ जी 1 करोड़ रुपए का माल है कंटेनर, तो 1 करोड़ रुपए की गारंटी देनी है। हबीब बैंक कहता है कड्डो 1 करोड़ रुपया। आप कहते हैं ठीक है अभी चाहिए, आप कहते हो हाँ जी अभी चाहिए। 1 करोड़ रुपया जो है वो हबीब बैंक जो है वो मेरे से ले लेता है और मेरे बिहाफ पे एक लेटर साइन कर देता है जिसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये नीचे लेटर ऑफ क्रेडिट, और किसके करता है, एक्सपोर्टर ने जो बैंक नॉमिनेट किया होता है उसको। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हुए एक्सपोर्टर का बैंक कहता है कि आप अगर मुझे ये पैसे दे देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा जो एक्सपोर्टर है वो आपको वही चीजें प्रोवाइड करेगा जो उसने डिसाइड किया। तो अब दरमियान में दो बैंक इन्वॉल्व हो गए। अब होगा क्या, हबीब बैंक जो है वो चीजें डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड मैं कह रहा हूँ। उधर से बैंक ऑफ चाइना भी चीजें डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड एक्सपोर्टर कर रहा है। अब इवेंचुअली लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट की जो लिमिट होती है वो जनरली 6 माह होती है, 180 दिन के लिए होता है कि 180 दिन के अंदर अंदर HBL आपको पैसे दे देगा अगर 180 दिन के अंदर अंदर एक्सपोर्टर जो है वो माल भेज देता है। अब जब एक्सपोर्टर माल भेजेगा तो कंटेनर एक्सपोर्टर का नहीं होता, कंटेनर जो है वो प्राइवेट कंपनी का होता है, जहाज जो है वो किसी शिप का होता है, और पोर्ट जो है वो किसी कंट्री की होती है। तो फर्ज कर ले बीजिंग से चलेगा, बीजिंग से हमारे पास सबसे बड़ी जो है वो एक शिपिंग लाइन कंपनी है, मार्क्स उसे कहते हैं, MERSK, मार्क्स उसका नाम है दुनिया में। मार्क्स का कंटेनर है, उसी का जहाज है, लेट्स सपोज मार्क्स का ही जहाज ले लेते हैं, मार्क्स के अपने जहाज भी है। तो कंटेनर वाला जो है वो मुझे पैकिंग लिस्ट देगा कि इस आइटम, इस कंटेनर के अंदर ये चीजें वो लिखी होगी। जैसे ही वो कंटेनर जहाज के ऊपर चढ़ेगा तो एक रसीद मिलेगी जहाज वाले की तरफ से कि जी ये कंटेनर मेरे पास आ गया और ये साथ इसके डॉक्यूमेंट्स अटैच है, ये इसका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है कि इसने कराची बिन कासिम पोर्ट पे जाना है। तो वो रसीद इशू करेगा। उस रसीद की 4 कापियां होती हैं, उसे कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं। एक जो होती है वो उसके लिए होती है एक्सपोर्टर के लिए, एक एक्सपोर्टर के बैंक के लिए होती है, एक इंपोर्टर के पोर्ट के लिए और एक इंपोर्टर के बैंक के लिए, यानी एक HBL के लिए, एक बैंक ऑफ चाइना के लिए, एक एक्सपोर्टर के लिए और एक पोर्ट कासिम के लिए। 4 कॉपियां होती हैं। अब जहाज में जैसे ही माल चढ़ गया, अब वो ना इंपोर्टर के कंट्रोल में है ना एक्सपोर्टर के कंट्रोल में है, वो शिप वाले के कंट्रोल में है। 1 मिनट मुझे मैसेज आया कोई। जी मार्क्स डेनमार्क की ही कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में चलती रहती है। तो अब हुआ क्या, अब वो एक्सपोर्टर अपने बैंक से अगर देखो जी मैं तो माल भेज देता, इट इज नॉट इन माय कंट्रोल नाउ, इट इज इन द कंट्रोल, और ये पहुंच जाएगा। और ऑब्वियसली ये इसका स्केड्यूल है जो कि कंपनी ने, शिपिंग लाइन ने मेरे साथ शेयर किया। अब आप उससे कि मुझे पैसे दे दे,
तो एचबीएल क्या करेगा, वो पैसे जो है वो लिक्विडेट कर देगा और जितने पैसे डिसाइड होंगे वो उस बैंक को दे देगा, वो पैसे उस बैंक के पास चला जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ट्रेड होती है इंटरनेशनल। अब एक सवाल बहुत होता है कि एचबीएल भी तो नहीं दे सकता, हो सकता है, और माल फिर भी गलत आए। एचबीएल कभी भी पेमेंट को नहीं रोकेगा। क्यों? अगर एचबीएल ने एक पेमेंट को रोक लिया तो बैंक ऑफ चाइना क्या करेगा? बैंक ऑफ चाइना एचबीएल के सीट डील बंद कर देगा। वो कहेगा जी एचबीएल की तरफ से इशू किया हुआ कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने। नंबर 2, बैंक ऑफ चाइना अपने जो सेंट्रल बैंक है चाइना का उसको लिखेगा कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बैंक है जिसका नाम है एचबीएल, उसने मेरे साथ लेटर ऑफ क्रेडिट का मुआहदा किया, 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी, हमने चीजें भिजवा दी, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इवेंचुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो चाइना का सेंट्रल बैंक होगा वो चाइना के सारे बैंकों को लिख देगा कि एचबीएल के साथ डील करते हुए जरा एहतियात से चले। इवेंचुअली होगा क्या, एचबीएल के लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान के अंदर मैसेज क्या रहेगा, यार एचबीएल का लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोलना क्योंकि चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ना एचबीएल ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ एचबीएल का मसला। इवेंचुअली हुआ क्या, एचबीएल पूरी चाइना के अंदर मार्केट को लॉस कर देगा। एचबीएल ने किया क्या, एचबीएल का लॉस किया लेटर ऑफ क्रेडिट, उसमें 1 करोड़ का उसने मुआहदा किया था और 1 करोड़ पहले ले लिए थे जिसकी पेमेंट करनी थी। ये एक और क्वेश्चन है। मुश्किल होता है जी एलसी में। क्वेश्चन आया कि एलसी में थोड़ा प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि एलसी की डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है और एलसी का रिकॉर्ड स्टेट बैंक मांगता है। स्टेट बैंक को आपने बताना होता है, फॉर्म एम होता है, उस पर परमिशन लेनी होती है। तो फिर वो ज्यादातर जो है वो टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए जो है वो पेमेंट कर दी जाती है। एलसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन एलसी ज्यादा सिक्योर्ड होता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर जिसे आप टीटी कहते हैं वो इसलिए फायदेमंद होता है अगर आपको एक्सपोर्टर के ऊपर ट्रस्ट है और आप रेगुलर माल मंगवा रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही चलते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। मसला ये होता है कि हम कागज पूरे नहीं करते, उसमें इशू कोई नहीं है। आपकी एक परफॉर्मा इनवाइस चाहिए आपको, यानी वो जैसे कहते हैं ना कच्चा बिल, फाइनल नहीं है, और उसके साथ आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी अपनी रजिस्टर्ड फर्म का नाम, अपना एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन और आपकी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की जो है वो रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। वो हमारे पास नहीं होती। हम जनरली क्या करते हैं, क्योंकि हम टैक्स से भागते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने नाम पे कोई चीज मंगवाने नहीं जाते। तो मार्केट के अंदर कुछ प्लेयर्स बैठे होते हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो आप अपना माल उनके नाम पे मंगवाते हैं। नाम पे मंगवाते हैं तो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। अगर आप डायरेक्ट चीज मंगवा रहे थे तो शायद 100 रुपए की आती, लेकिन क्योंकि आपने उनका नाम यूज किया है और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो शो करवा रहे हैं कि माल हम मंगवा रहे हैं, तो उनको फिर टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर हैं। और जब उनको टैक्स पे करना पड़ता है तो वो आपसे टैक्स भी आपसे लेते हैं और उसके अलावा अपना नाम यूज करने का जो है वो फायदा भी आपसे लेते हैं। तो शायद वो एक चीज आपको 110 रुपए की पड़ जाए, लेकिन आप इस चीज में खुश है कि यार मेरा नाम नहीं आया, एफबीआर को पता नहीं चला मैंने चीज मंगवाई है जिसने मंगवाई है, तो ये इशू होता है। तो अब वापस आते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर। ये वो सिचुएशन है कि मैंने पेमेंट कर दी, मैं भी सिक्योर्ड हूं कि मेरी चीज ठीक आएगी, अदरवाइज जो उसका बैंक है बैंक ऑफ चाइना, उससे हम क्लेम करेंगे डैमेजेस। और एक्सपोर्टर भी स्कूल में है क्योंकि एचबीएल जो है वो एचबीएल उसको प्रॉमिस कर रहा है और एचबीएल कभी भी प्रॉमिस से नहीं भागेगा, भागेगा तो अपना नुकसान करवाएगा और ऐसा नुकसान करवाएगा जिसका नुकसान शायद अरबों में चला जाएगा, करोड़ों में तो बात ही नहीं देगी। उससे होता क्या है, अब ये वो एग्जांपल थी जब मैं इंपोर्ट कर रहा था। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, इसी तरह लेट्स सपोज हमने चाइना में कपड़ा एक्सपोर्ट किया, तो चाइना का इंपोर्टर, हम एक्सपोर्टर हैं, चाइना का इंपोर्टर अपने एक बैंक से एचबीएल को प्रॉमिस करवाएगा कि यार इनसे को माल भेजते हम आपको जो है वो पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट की डेडलाइन 6 माह है, एलसी 6 महीने के लिए वैलिड होती है, तो 6 माह में कभी भी पेमेंट हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट डेज में होगी। तो आप क्या करते हैं एज एन एक्सपोर्टर, आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है, एक्सपोर्टर है आप, चाइना के एक बंदे ने आपको $1 लाख का ऑर्डर दिया हुआ है, आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है, एचबीएल के साथ उसने डील की हुई है आपने। आप एचबीएल के पास चले जाते हैं, इसे कहते हैं देखो जी 4 महीने बाद मैंने $1 लाख मिल रहा है, आप मुझे 1 लाख अभी दे दें। तो बैंक कहेगा नहीं जी आज तो नहीं, है तो 4 महीने बाद है। वर्थ टुडे इज मोर देन कैश टुमारो, वर्थ टुमारो, आज हाथ में जो पैसा है इसकी कीमत ज्यादा है कल वाले पैसे से। तो बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है यार देखो मेरी बात सुनो, ये पैसे आने कब है, 4 महीने बाद, तुम्हें अभी चाहिए? आप कहते हैं हाँ जी मुझे अभी चाहिए, ठीक है। अब अब होता क्या है कि जब अभी चाहिए तो आप कहते हैं ठीक है 1 लाख नहीं मिलेगा, 95,000 मिलेंगे। आप उस मनी वैल्यू को डिस्काउंट करते हैं कि 4 महीने बाद वाला पैसा जो है
वो 1 लाख आज के शायद $95,000 के बराबर होगा। तो एक्सपोर्टर कहता है ठीक है, अगर उसको बेहतर लगता है। वो ठीक क्यों कहता है? वो कहता है 4 महीने बाद अगर मैं $1 लाख लेता हूँ तो मुझे अभी $95,000 मिल जाता है, तो इसमें 95,000 को कारोबार में लगा के शायद इसके ऊपर $10,000 और कमा लूं, बजाय इसके कि मैं 5,000 का प्रॉफिट जो है उसके ऊपर वेट करूं। मैं इस $95,000 को दोबारा इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकता हूँ। इस वजह से इस प्रोसेस को, मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ सबके, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यहाँ पे लिखा हुआ है banks provide short-term finance by discounting a bill, that is making payment of amount before the due date. पहले बैंक जो है वो पैसे देता है क्योंकि ये गारंटीड अमाउंट होती है, आनी ही आनी है। कोई भी बैंक इसके ऊपर जो है वो रिस्क नहीं ले सकता। तो बैंक जो है वो इवेंचुअली पैसे कमाता है। $5,000 कम दे दिए, अभी 95,000 दे दिए, बाद में 1 लाख ले लिए। बैंक का काम ही यही है, सस्ता पैसा एक जगह से लेना और महंगा पैसा जो है वो बेच देना। तो इवेंचुअली इस तरह से बैंक का भी फायदा हो गया और जो एक्सपोर्टर है उसका फायदा हो गया कि उसको वेट नहीं करना पड़ा, उसने उसी पैसे को दोबारा कारोबार में लगा के एक ऑर्डर प्लेस करवा दिया। तो वो ऑर्डर जो है वो प्लेस होता जा रहा है, पेमेंट बाद में। क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया थी, डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ गारंटी एंड लेटर ऑफ गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। रोल नंबर 12 का क्वेश्चन आया कि इज दिस एनी डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ गारंटी एंड लेटर ऑफ गारंटी? इट शुड बी लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बेसिकली आपकी पेमेंट से रिलेटेड होता है। लेटर ऑफ गारंटी जो होता है वो फाइनेंशियल गारंटी होता है, वो एक किस्म की पेनल्टी होती है। ये जनरली गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, गारंटी ली जाती है कि एक ठेकेदार जो है वो कारोबार कर रहा है गवर्नमेंट के साथ। कारोबार क्या कर रहा है? उसने एक पुल बना के देना है, तो ठेकेदार से कहा जाएगा कि आपने पूरा करना है, नंबर 1, और टाइम में पूरा करना है। कहता जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप पूरा नहीं करते तो भी आपको पेनल्टी पड़ेगी, और वो पेनल्टी ठेकेदार की कही हुई बात पे नहीं मानी जाती। आप कहते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक के पास जाओ और उससे कहो कि लिख के दे कि अगर मैंने टाइम पे कंप्लीट ना किया इसको, या कंप्लीट ही ना किया इसको, इस ब्रिज को, तो इतने करोड़, इतने अरब रुपए की मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूँ, और जो काम छूटा होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो कोई और काम कर सकता, गवर्नमेंट मुझे इतना जो है वो नुकसान अलॉट कर सकती है। तो दैट इज लेटर ऑफ गारंटी। हमारी ये जो मेट्रो ट्रेन कॉलेज के सामने आई गेस, इसके डिले के ऊपर जहां तक मुझे याद है 5 करोड़ रुपए पर डे की लेटर ऑफ गारंटी है कि नुकसान की अगर गवर्नमेंट की तरफ से या ठेकेदार की काम डिले होता है तो 5 करोड़ रुपए की गारंटी है डिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मैसेज में आया हुआ जी, सॉरी द लेटर ऑफ गारंटी, ओके फाइन, आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड इट। बैंक दरमियान में किसी और उसने पेमेंट पहले ही ले ली है, बाद में डॉलर रेट में। अब देखिए ये सारी चीजें जो है ये डिस्काउंटिंग करते हुए माइंड में रखी जाती हैं कि जो आपका डॉलर डिफरेंशियल है वो कुछ ना कुछ हो सकता है। वो पाकिस्तान में डॉलर हमेशा ऊपर ही जाता है, ठीक है, नीचे नहीं आया। सवाए एक सिचुएशन के अंदर जब वो इसहाकडार की जिद्दबाजी हो गई थी मोहतरम शेख रशीद साहब के साथ, कि वो 98 पे वापस लेके आओ, तो 110 से 198 पे वापस आ गया था। और फिर ये जो है हमारे एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल वालों ने, इन्होंने चीखें, क्या चीखों से भी ऊंची चिंगाड़ियां जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो की कहते हैं वर्ड मुझे भूल गया, वो मारना शुरू कर दी। और वो ठीक थे अपनी जगह कि डॉलर नीचे आने से एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है, क्योंकि आपकी पेमेंट डॉलर में आनी है और डॉलर को आपने लोकल मार्केट में कन्वर्ट करके ही चीजें खरीद के रुपए में खरीदनी है, डॉलर में बेचनी है। तो जब वो आपने 110 रुपए के हिसाब से लोकल मार्केट में चीजें खरीदी, जब डॉलर आपके पास आया तो आप कन्वर्ट करवाने के तो 98 का होगा, तो इवेंचुअली आपको ही तकरीबन 12 रुपए पर डॉलर नुकसान हो गया कि आपने जब चीज बेची तो 110 का था, जब आपके पास डॉलर आया और मार्केट में आपने डॉलर को इनकैश करवाया तो 98 रुपए मिल रहे हैं आपको, तो पर डॉलर ही आपको 10 रुपए नुकसान हो गया, 12 रुपए। तो ये होता है। बिल ऑफ लेडिंग का सवाल है जी। बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली ये एक वो रसीद समझ लें, जो जहाज जो है ना, शिप जिसके ऊपर कंटेनर आ रहा होता है, वो कंटेनर जो है उस कंटेनर की रसीद है कि हाँ जी ये बिल, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, कंटेनर आ गया, इस जगह से हमने उठाया और इस जगह पे हमने इसको फेंकना है, और उसके आगे साथ पैक्ट होती है कि इस डेट को हमने, तो बेसिकली वो बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं, उसकी 4 कॉपीज होती है। एनी क्वेश्चन जी किसी और की तरफ से? ये भी आपको समझ आ जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें आपकी जो है लाइफ में स्मूथ हो जाती है। लेटर ऑफ क्रेडिट की क्यों खोला जाता है, फायदा क्या होता है? अब एक और सवाल हो सकता है जी, एचबीएल को क्या फायदा है? एचबीएल को फायदा ही फायदा जी, नुकसान क्या है? एचबीएल ने 1 करोड़ रुपए की गारंटी दे दी ना, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है 1 करोड़ रुपए का, लेट्स सपोज हम कॉमन लैंग्वेज में कह रहे थे, ये एचबीएल ने गारंटी दे दी, तो क्या एचबीएल ने 1 रुपया अपनी जेब से डाला? नहीं, वो 1 करोड़ पहले ले लिया, बाद में प्रॉमिस किया। अब वो 1 करोड़ रुपया जो एचबीएल के पास तकरीबन 6 महीने तक पड़ा रह सकता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं। अगर वो फिक्स डिपॉजिट आता तो आज के हिसाब से कम 5 रुपए पर मंथ
5% के हिसाब से पे करना पड़ता है, वो पर मंथ तकरीबन 450 रुपए बनता है, और 450 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन 45,000 रुपए पर मंथ बैंक का नुकसान फायदा हो रहा है, बजाय किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने यानी गारंटी देने के लिए पैसे, दरमियान में आपने 4-5 माह पैसे वो 1 करोड़ रुपए मुफ्त में इस्तेमाल भी किया, उस पर कोई पेमेंट भी नहीं की यानी डिविडेंड की, और जब आप पेमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली वो 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी थी, पेमेंट डॉलर्स में होगी, तो जब उसको कन्वर्ट करवाएंगे तो वो डिफरेंशियल भी क्लेम करेगा कि जी इतने का खरीदा और इतने का बेचा, तो वो भी फायदे बैंक को फायदा होता है। और जो उसके वायर ट्रांसफर होते हैं यानी पैसे ट्रांसफर करने के भी चार्जेस होते हैं, जिस तरह हम ऑनलाइन बैंकिंग के पैसे पे करते हैं, तो बैंक को फायदा ही फायदा है। इसको हम कहते हैं नॉन फंड बेस्ड इनकम ऑफ बैंक, एन एन इसको NBFI, मतलब इस तरह कुछ वर्ड है इसका, आई जस्ट फॉरगॉट द एब्रिविएशन। तो बैंक का 1 रुपया भी नहीं लगता और बैंक इससे करोड़ों रुपए कमाता है। साडी इकोनॉमी सारी की सारी इंपोर्ट बेस्ड है भाई, हर चीज जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है हमारी। हम यहाँ पे जनरली प्रोसेस करते हैं, हम यहाँ पे असेंबल करते हैं, मंगवाते सब कुछ बाहर से है, तो ऑलमोस्ट कराची पोर्ट जो है वो हर वक्त ही फेल्ड रहती है। आप अंदाजा लगा लें कि बैंक बगैर किसी रुपए के 1 रुपया भी इन्वेस्ट किए बगैर कितने पैसे जो है वो एक LC से कमा लेता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 1 करोड़ रुपया बैंक के पास 6 महीने के लिए पड़ा रह सकता है, और 6 करोड़ के ऊपर पर मंथ के हिसाब से 45,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट बनती है अगर वो फिक्स डिपॉजिट करवाया होता। तो आप लेट सपोज 3 महीने बाद बैंक ने पेमेंट कर दी, तो 1,20,000 रुपए बैंक ने वैसे ही कमा लिए आपके पैसे से, और आप पे एहसान भी किया, और दूसरे चार्जेस अलग है। सो दिस इज ओके, इफ देयर एनी फर्दर क्वेश्चन लेट मी चेक। ओके, सो इसको कहते हैं जी डिस्काउंटिंग के आपके पैसे बाद में आने थे। मैंने पहले समझा दिया कि वो बिल है क्या, वो जनरली जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि आपके पैसे बाद में आने थे, आप कर ली और पहले पैसे ले लिए और उसको डिस्काउंट करवा लिया। द पार्टी गेट्स द फंड्स विदाउट वेटिंग फॉर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है जिस डेट को पैसे ड्यू होने थे, और 6 महीने बाद ड्यू होने थे लेकिन आपने पहले पैसे ले ले। इन द केस ऑफ बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बैंक कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। जनरली ऐसा मैंने आपको बताया होता नहीं है कि डिसऑनर हो जाए, क्योंकि वो कोई भी इस तरह की जो है वो नहीं लेगा, रिस्क नहीं लेगा। आप रेटिंग खराब करवा लेंगे पूरी दुनिया के अंदर। बिड बॉन्ड्स, ठीक है, वो बॉन्ड्स जो है वो इसमें नहीं आते। बिड और जो आस्क बॉन्ड होते हैं, आप एक क्वेश्चन आया कि जी बिड बॉन्ड्स किस किस्म की गारंटी है, वो गारंटी भी नहीं होते जी। वो बॉन्ड्स बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार लेने के लिए आप जो है वो इश्यू करते हैं, तो इट इज नॉट बेसिकली फॉलोइंग इट। एक और क्वेश्चन है जी, लेट मी रीड दैट क्वेश्चन अंदर। भी एक्सपोर्ट जब करते हैं तो बैंक को क्या फायदा होता है जी? एक्सपोर्ट जब करते हैं तो वो पैसे किसके थ्रू आने हैं? डॉलर्स, बैंक के थ्रू आएंगे ना। तो डॉलर जो है वो एक किस्म का सोना है, करेंसियों का सोना है। तो वैसे आप डॉलर अकाउंट खुलवाएं तो कोई भी लोग डॉलर आपके पास शायद कम रखना है, तो बैठे बिठाए एक कंपनी जो है उसके डॉलर्स आपके अकाउंट पे आ गया, और उसने डॉलर्स को तो यूज नहीं करेगा। जो एक्सपोर्टर है जिसके अकाउंट में वो डॉलर्स आने हैं, और ऑब्वियसली वो बिल को डिस्काउंट करवा चुका है, अब उसको डिस्काउंटिंग करके वो पैसे पाकिस्तानी रुपीस ले चुका है। तो डॉलर इज बेसिकली सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, और अगर आपके बैंक के पास डॉलर्स होते हैं तो बैंक की कुछ रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम CRR और SRR कहते हैं। तो उसकी वो बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, बैंक की रेटिंग अच्छी हो जाती है। एक क्वेश्चन आया जी, उसको क्या फायदा होगा? देखो, बैंक के पास आया क्या? बैंक के पास आए डॉलर और पे क्या किया? रुपीस। तो डॉलर इज ऑलवेज वैल्यूएबल देन रुपीस। डॉलर ने तो आगे बढ़ना ही है भाई, रुपी ने डेप्रिशिएट होना है, तो बैंक के पास पड़े हुए डॉलर भी अपनी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। जब बैंक ने पेमेंट की उसको 100 रुपए के हिसाब से डॉलर, और माशाल्लाह गवर्नमेंट आ गई ये वाली, और डॉलर चला गया 160 से, ठीक है, 1.5 साल के अंदर अंदर, तो बैंक बैठे बिठाए 67% जो है वो अपनी इनकम को बढ़ा दिया। उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, 1.5 साल के अंदर बैंक ने, बल्कि नहीं ये तो 6-8-9 महीने के अंदर हो गया था इस गवर्नमेंट के आने के। तो बैंक ने 8 महीने में 67% कमा लिया और किया कुछ भी नहीं, सिर्फ डॉलर अपने अकाउंट में रखे हुए। उसको डॉलर पे करता तो फिर मसला होता, लेकिन एक्सपोर्टर को तो रुपीज में पैसे चाहिए, क्योंकि उसको लोकल मार्केट से जो चीज खरीदनी है वो रुपए में खरीदनी है। उसको जो पैसा बाहर से आना है वो डॉलर में है। हाँ, एक्सपोर्टर ने जब मशीनरी मंगवानी होगी तो तब उसको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रॉ मटेरियल भी लोकल है, लेबर भी लोकल है, ट्रांसपोर्टेशन भी लोकल है, एक्सेप्ट फॉर द
जो आपकी शिपिंग है। तो ये बड़ा ट्रेड का काम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बड़ा मजा आता है अगर आपको समझ आ जाए। तो आगे चलते हैं जी। सर डिस्काउंटिंग में जिस बात होगी कि आप मेच्योरिटी के उससे पहले यानी ड्यू डेट से पहले पैसे ले लेते हैं और आपको फायदा हो जाता है। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है जी बैंक के? वो कहता है प्राइवेट फंक्शंस के अलावा सेकेंडरी फंक्शन, इशुएंस ऑफ लेटर क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया आपके पास? अभी मैंने इतनी डिटेल में पूरी क्लास तकरीबन लगा दी इसके ऊपर। ट्रेवलर्स चेक, ट्रेवलर्स चेक्स होते हैं जी ये जो अब तो थोड़ा इतना कॉमन नहीं हो गए कि आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो इसी तरह के क्रॉस चेक्स जो होते हैं वो आप डिफरेंट डिनोमिनेशंस के इशू कर देते हैं बैंक, और वो एक किस्म के करेंसी नोट्स की तरह बाहर की कंट्रीज में यूज होते थे। लेकिन अब क्योंकि आपकी ये जो नेटवर्किंग का सिस्टम है जिसमें आपके वीजा और मास्टर डेबिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो आपने अगर पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेवल चेक को अपने साथ लें। सिंपल आप जब यहाँ से जाते हैं तो फोन बैंकिंग पे कॉल करके अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स को जो है वो अलाउ कर दें, तो आपके पैसे चाहे बैकअप पे रुपीस में ही हो अकाउंट में जिसके ऊपर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वो रुपए का ही अकाउंट होगा। लेकिन आप बाहर जहाँ कहीं पे भी जाएंगे तो वहां से आप किसी भी एटीएम से आप डॉलर्स निकलवा सकते हैं, जो भी करेंसी होगी लोकल, तो वो लिए रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मुझे कभी कभी कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स करनी पड़ जाती है तो मेरा जो डेबिट कार्ड है मैं उससे पेमेंट करता हूँ, तो पार्टी को जो पेमेंट है वो डॉलर में रिसीव होती है, मेरे अकाउंट से जो है वो रुपीज में डिडक्ट हो जाती है, और वो जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस है उसकी ईमेल मुझे आ जाती है कि जो आपके इतने पैसे जो है वो रुपीज में गए हैं अगेंस्ट इतने डॉलर्स। सर्कुलर नोट्स अब नहीं होते जी इफेक्टिवली। ये किस्म के आप यही समझ लें कि बैंक की तरफ से इशूड कोई बॉन्ड है जो कि एक्सेप्टेबल है। आप में से अगर कोई शाला मार्केट को जानता हो तो वहाँ पे पर्ची सिस्टम चलता है, पर्ची सिस्टम के ऊपर ही एक पर्ची के ऊपर जो लिख दिया है तो वो एक किस्म के 500 रुपए हैं। 10 मिनट रह गए सेशन के, जैसे एक्सपायर होगा रीस्टार्ट जी इसी के ऊपर। तो पर्ची सिस्टम है तो आपके पास मेरी दुकान की 5 पर्चियां और मेरे पास आपकी दुकान की 7 पर्चियां और एक पर्ची के ऊपर 500 रुपए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपके 500 देने और आपने मेरे 700 रुपए देने हैं, तो इन शॉर्ट होगा क्या मैं आपकी 5 पर्चियां आपको दे दूंगा, तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। स्टिल आपके पास 2 पर्चियां मेरी रहेंगी तो आप जो है वो मेरे 200 रुपए देने वाले होंगे। अगर वो पर्ची मैं किसी और को पकड़ा देता हूँ तो इसका मतलब है वो जो मैंने आपसे 500 लेने थे वो पर्ची मैंने किसी और को पकड़ा दी, उसने अब आपसे 500 रुपए लेने हैं। तो एक किस्म की वो जो कैश मेमो है वो शाला मार्केट के अंदर एक किस्म का रुपये की यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू ले चुका होता है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं सर्कुलर नोट्स। अंडरटेकिंग फॉर सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, आपको लॉकर्स का पता ही है जी। लॉकर्स आर बेसिकली सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। आजकल पिछले कोई 4-5 सालों से वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना व्हिच आई केम टू नो इज के लोग जो है वो अपनी पैसे को बैंक्स में नहीं रखना चाहते अगर उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। डिक्लेयर ना करने की 2 वजह हो सकती है, या तो उसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ है और या वो ऐसे सोर्स का पैसा है जो कि लीगल नहीं है। 2 ही वजह हो सकती है, अदरवाइज आपने टैक्स पे किया हुआ है बीच में। तीसरी वजह भी होती है टैक्स भी पे किया हुआ है, नहीं दसना बैंक क्यों नहीं रखने भाई, वो किसी टाइम ही काटिंग के लाएंगे। एक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा आईटी की लिटरेसी ना होने की वजह से एक डिपेंडेंसी का फैक्टर कम है। वो आपको पता ही है, कॉल्स करके लोगों से वो उनके पेन्स और पासवर्ड ले लेते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। तो इंसॉल्वेंसी, सैयद अली ज़हरा आपका क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी क्या करना चाहिए, इंसॉल्वेंसी मुझे समझ नहीं है। ओके सर मैंने कहा ये नहीं कि बैंक अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कोई भी पैसे खा सकते हैं। नहीं होता यार, बैंक इंसॉल्वेंट नहीं होता पाकिस्तान में, इसलिए लोग नहीं इंसॉल्वेंट पाकिस्तान में आज तक कोई बैंक नहीं हुआ इंसॉल्वेंट, ना कभी कोई बैंक बंद हुआ है ना कुछ भागा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है और स्टेट बैंक जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करता है, और जहां कहीं पे भी कोई बैंक बंद होने के करीब आ जाता है और स्टेट बैंक को लगता है कि ये मसले खराब हो रहे हैं, तो स्टेट बैंक फोर्सफुली उसका कंट्रोल किसी और बैंक की मैनेजमेंट को दे देता है या उसको सेल करवा देता है, किसी और को भेज देता है। अभी KASB बैंक था, एक KASB खादिम अली शाह बुखारी बैंक को MCB बैंक को सेल करवा दिया स्टेट बैंक ने। तो पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए स्टेट बैंक बहुत सख्ती से कंट्रोल करता है, और अगर वो कंट्रोल पूरे नहीं होते तो स्टेट बैंक पे बहुत हार्ड किस्म की पेनल्टीज जो है वो लगाता है। तो मैं सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स की बात कर रहा था कि आजकल लॉकर्स का यूजेज क्या है कि लोग डरते हैं पैसा जो है कैश में रखवाने में, तो उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट क्या निकाल लिया, उन्होंने लॉकर ले लिया।
और पैसा कैश काउंटर पे जमा करवाना है और फिर बाद में लाइन में लगना है और चेक में लिखना है कि जी ये पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे, उसका हाल क्या निकाला है। वैसे भी तो पैसे निकलवाने बैंक में जाना था ना, तो लॉकर ले लो, बैंक में जाओ, लॉकर खोला, कैश अंदर से निकाला, जितने पैसे हैं बाकी लॉकर बंद किया और चले गए। ना सिस्टम में कोई एंट्री हुई और ना कोई एफबीआर के रडार पे आए और ना ही वो एफबीआर के रडार पे कभी आ सकता है, क्योंकि वो लॉकर के अंदर कैमरे तो नहीं लगे हुए कि एक एक कैमरे के अंदर चेक कर दे। तो सेफ कस्टडी वैसे चल रहा है कि लोग लॉकर को यूज करते हैं फॉर सेफ कस्टडी ऑफ कैश, ऑल्दो इट वाज फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। आप अपने प्रॉपर्टी के जनरल डॉक्यूमेंट्स या सोना वगैरह जो है इसको रखने के लिए आप अपने पास रखते थे। नेक्स्ट इज important documents and security for providing, क्योंकि ये अभी मैंने एग्जांपल शेयर कर दिया। प्रोवाइडिंग कस्टमर विद फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपको बैंक से भी मिल जाता है, मनी डीलर से भी मिल जाता है, आपको किसी भी वजह से पेमेंट कर सकती है। आपका कोई जानने वाला बेटा बेटी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कोई मेडिकल रीजन की वजह से बाहर गया, हज उमरा जो है सऊदी अरब वालों का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे कमाते हैं, माशाल्लाह हम दुआएं देते हैं उनको, वो साढ़े को पैसे कमाते हैं। बहरहाल तो वो जो पैसे कमाते हैं हमसे यानी सारे मुस्लिम उम्मा से, उसकी जो पेमेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज या बैंक से जो है वो पैसे दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता है, अब तो खासकर ये जो एप्स जब से आए हैं और आप अगर उसको यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट इट इज ब्रांचलेस बैंकिंग। बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि जब आपको बैंक में जाना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन हैव एवरीथिंग विद यू जिसकी आपको जो है वो जरूरत है, सवाए इसके कि बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़े, बाकी सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट इज standing guarantee on behalf of its customer for making payments for purchase of goods, machinery, vehicle। ये लेटर ऑफ क्रेडिट को उन्होंने रीफ्रेज यहाँ पे किया हुआ है। बेसिकली इट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट जो आप इशू करते हैं किसी और के, सॉरी जो साथ साथ एक मेरा पेपर चल रहा है तो उसमें मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो आपने कुछ चीज खरीदनी है तो इसी तरह एक्सपोर्टर के बैंक को मैंने एग्जांपल दी, जैसे कि चाइना के बैंक को आपने गारंटी दे दी, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। कलेक्टिंग एंड सप्लाई बिजनेस इंफॉर्मेशन, इशूइंग डिमांड एंड ड्राफ्ट, प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स ऑन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। जब आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। अगर वो बैंक आप किसी और से जाके कर्जा लेंगे तो आपसे वो मांगेंगे क्रेडिट रिपोर्ट लेके आए, और जनरली अब सेंट्रलाइज हो चुका हुआ है। स्टेट बैंक का एक डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं CIB, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जो कोई भी शख्स क्रेडिट देता है बैंक से तो उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे चली जाती है, और अगर वो प्रॉपरली उसको पे कर देता है तो उसका डाटा वहां पे क्लीन होता है, अदरवाइज आपका डिफॉल्टर्स के नाम पे वहां पे लिस्ट में नाम आ जाता है। क्योंकि अब सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपकी की जो है वो ID कार्ड नंबर है, आप एक बंदा जो है वो 2 ID कार्ड के नंबर कर सकता है, तो वो एक चीज जो है वो वन क्लिक अवे जो है वो हो जाता है। इसीलिए देखिए FBR वालों ने भी जो आपका आज से कोई 10-15 साल पहले तक जो था वो आपका ID कार्ड नंबर कुछ और होता था और NTN नंबर कुछ और होता था। फिर हमने पूरे सिस्टम को जब हमने सिंक कर लिया यानी एक डोमेन के ऊपर आ गए, तो फिर हमने अपना ID कार्ड नंबर ही हमारा NTN नंबर बना दिया। डिफरेंस है जी, इसको पढ़ें जरा 2-3 मिनट, फिर इसमें से कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। Let's go through it quickly. Point number 1, they are the main activities of the bank. Obviously primary main activities है, secondary जो है वो secondary activities है। These are the main sources of income of the bank. Obviously main वही काम है जिससे आप पैसा कमाते हैं, इसीलिए उसको आप main कहते हैं। main source of income नहीं है, ये secondary source of income होता है। These are obligatory on the part of the bank to perform. ये जिम्मेदारी है बैंक की कि ये काम उन्होंने लाजमी करना, अगर ये काम नहीं करेंगे तो वो बैंक ही नहीं कराएगा। अगर बैंक ने डिपॉजिट्स नहीं लेने और एडवांसेस नहीं देना तो वो बैंक नहीं है भाई, वो मोहल्ले की आंटी हो सकती है कमेटी वाली, ठीक है, वो या उस आंटी की एडवांसेस बन सकती है, लेकिन आप उसको बैंक नहीं कह सकते। दीज आर नॉट द ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ बैंक का। ओके जी, सेशन एक्सपायर होने वाला है, सो लेट मी रीस्टार्ट द सेशन, प्लीज रीजॉइन ऑन द सेम आइडिया। तो बेसिकली प्राइमरी पार्ट जो है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है, वो लाजमी परफॉर्म करनी है। सेकेंडरी जो है दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी। आपसे LC कहा जाता है खोल दे, आप कहते नहीं खोलनी, बात खत्म। आपसे कहा जाता है गारंटी दे दे किसी ठेकेदार की, वो कहते नहीं देनी,
यू आर नॉट बाउंड। लेकिन अगर कोई आपके पास कैश डिपॉजिट लेके आता है और आपसे कहता है जी बैंक खोले, अकाउंट खोले, तो आप कहते हैं जी मैंने नहीं अकाउंट खोलना, तो दैट इज नॉट अलाउड। You will have to open the bank account no matter what. If the requirements of opening a bank of account is okay as per State Bank of Pakistan, तो आप किसी की भी जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई नहीं कर सकते। छोटा सा क्वेश्च है जी, a country cannot make commercial and industrial progress without a well organized banking system. Is it true or false? Very simple, true. बैंक नहीं है तो पैसे कहाँ रखेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे? कराची से लाहौर आपका माल आता है तो फिर जाएं कराची रोजाना पेमेंट करने के लिए और लेके आए, और फिर और क्या फायदा है? मैं जनरली कहता हूँ कि सोचे बैंक नहीं हो फिर क्या हो, फिर आप कैश में करेंगे डील। कैश इज टेंशन, कैश इज अ प्रॉब्लम। नहीं समझ आती कैश की टेंशन है या प्रॉब्लम है, तो आप कैश हर तरह से ही प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। नहीं की तो आप अभी क्लास के फौरन बाद अपने अब्बू से पूछेगा आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसको कैश ना करवा लें, ये घर में रख लेते हैं, फिर आपको देखिएगा समझ आ जाएगी कैश टेंशन होती है या नहीं होती, फिर तो जवाब आपको मिलेगा। या आपके वालिद साहब वो मान जाते हैं आपकी बात, आपको समझदार समझ के और वो सारे का सारा पैसा घर पे ले आते हैं, अगर पैसा चंद लाख रुपए में है, 20-25 लाख रुपए है, तो रखें जरा घर में, और फिर मुझे सुबह बताइएगा कि नींद आती है या नहीं आती। तो टेंशन है जी, इस सारी टेंशन को हमने फेंक दिया हुआ बैंक के ऊपर, वही संभालता है, वही सब कुछ करता है, हमसे चार्जेस लेता है अगर हम उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, तो सारा सिलसिला है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, और अगली क्लास में हम बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं इन्वेस्टमेंट बैंक और वेंचर कैपिटल बैंक के बारे में भी कहीं ना कहीं से कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ के आपके साथ शेयर करूँगा।